स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम जून 2025 यूजीसी नेट के दूसरे वीडियो पर हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। पहला सवाल आज का है, हालांकि छठवां सवाल है दोस्तों। ये 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं। भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यम की निम्नलिखित गतिविधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको समय बताना है दोस्तों। ऐसे जो सवाल होते हैं वो बिल्कुल ही फैक्चुअल होते हैं और आपको याद करना होता है। हालांकि शुरुआत के 2-3 अगर याद किए हैं और लास्ट के याद किए हैं तो काम हो जाता है। पहला यह है कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना की गई। ये कब की गई थी? दूसरा है सूरत में प्रथम अंग्रेज कारखाना कब आरंभ हुआ? और हुगली में अंग्रेज कारखाना आरंभ हुआ कब? डी है पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना। और ई है सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित करना। तो आपको इसको सीरियल वाइज लगाना है। तो ये बताइए दोस्तों, ये क्या हो सकता है? शुरुआत करते हैं पहले से। मसूलीपट्टनम में या मासूलीपट्टनम यहाँ लिखा है, मसूलीपट्टनम होता है। तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1611 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि ये एक अस्थाई कारखाना था जो कि 1613 ईस्वी में अस्थाई कारखाना खोला गया था। कहाँ पे? सूरत में। ये पता हो गया कि जहांगीर की अनुमति से ये अस्थाई कारखाना खोला गया था 1613 में। और वहीं हुगली में अंग्रेजी कारखाना आरंभ किया गया था कब? तो ये दोस्तों 1651 में, 1651 में। वहीं पुलिकट में डच कारखाना खोला गया था 1610 ईस्वी में। ठीक है, ये देखो पहले ही बात हो रही है। सूरत में डचों द्वारा कारखाना स्थापित किया गया था। ये किया गया था 1616 में। तो इस तरीके से हमारा ये सीरियल वाइज लग जाता है। अगर इसके आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले क्या आ जाता है? डी 1610 हमको दिख रहा है, फिर 1611, फिर 1613। तो इस तरीके से डी फर्स्ट है, तो डी फर्स्ट हो जाएगा। और ये हम नहीं, सॉरी, ये फर्स्ट नहीं, ये वाला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा और देख लें दोस्तों कि यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन का क्रम क्या? पुर्तगाल आए पहले, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इस सवाल में, ऐसे सवालों में आपको फर्स्ट के 2-3 याद रखने हैं और लास्ट के 1-2। लास्ट के में तो बिल्कुल नहीं आता है ये कारखानों में, सिर्फ फर्स्ट के याद रखने हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं। यानी आज का 7वां सवाल ये है। इसमें मराठा अधिकारियों की बात हो रही है दोस्तों। मराठा अधिकारी और उनकी उत्तरदायित्व क्या थे? कि जो मराठा अधिकारी थे और वो क्या काम करते थे? मराठा अधिकारी को अष्टप्रधान बोला जाता है। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में से दिया गया है दोस्तों, जो कि छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी मराठा प्रशासन से संबंधित है ये सवाल। कि छत्रपति शिवाजी ने अष्टप्रधान को बनाया था और उसमें से 8 लोगों को राज्य चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हीं को अष्टप्रधान कहा जाता है। जिसमें चिटनीस पहला है। चिटनीस को दोस्तों सचिव भी बोलते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद 8 लोगों को देख लेंगे सीरियल वाइज। चिटनीस सचिव हैं और सचिव का काम होता था दोस्तों पत्राचार का। ये सचिव पत्राचार देखते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे, राजकीय आदेश वगैरह देखते थे। तो ये होता था। जब दाबिर की बात होती है तो दाबिर यानी सुमंत इनको बोलते थे, दाबिर होता था। इसमें विदेशी मामलों से ये संबंधित था दाबिर। पंडित राव जैसे नाम से ही संबंधित है कि दानार्थ अनुदान पंडित राव पूजा पाठ और धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। वाकियान 20 की बात होती है तो इनको मंत्री बोला जाता था। और ये मंत्री कौन होते थे? ये घरेलू कार्य के होते थे। दरबार में दैनिक कार्यवाही जो होती थी उनको देखते थे और राजा के जो घरेलू कार्य थे तथा उनके सुरक्षा की निगरानी रखना, इनका ये सारा काम था। तो ये मराठा अधिकारी थे। अष्टप्रधान इसमें मिल जाते हैं। लेकिन 8 लोगों की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनको शुरुआत किया था, अपने प्रशासन में लाए थे। और अष्टप्रधान इनको बोला जाता है। 8 सदस्य थे। तो इनमें पहला क्या था? पेशवा था। पेशवा राज्य का जो प्रशासन होता था, अर्थ
व्यवस्था की देखभाल करने वाला होता था, उसको प्रधानमंत्री भी बोला जाता था। अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला होता था, जो कि वित्त मंत्री होता था। जबकि सचिव की बात कर लिए थे हम थोड़ा सा इसके पहले सवाल में, सचिव वो क्या करता था, राजकीय सचिव होता था जो पत्रों और दस्तावेजों को तैयार करता था। वहीं मंत्री, देखो वाकिया नवीस यहाँ पे है ना, वाकिया नवीस, तो राजा के दैनिक कार्यों को, दरबार की सुरक्षा को, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था वहाँ, मतलब जो दरबार में दैनिक कार्रवाई होती थी उसका प्रमुख होता था। वहीं सेनापति की बात कर रहे हैं तो सरी ए नौबत भी कहा जाता था इनको, सरी ए नौबत सैन्य भर्ती करता था, संगठन युद्ध योजनाओं में बनाने में, और सेनापति प्रधान सेनापति होता था। वहीं सुमंत की बात सवाल में थी, सुमंत जिसको दबीर भी देखो बोलते हैं, सुमंत भी बोलते हैं। तो अन्य नामों के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण जो संबंध बनाना था वो करते थे, इसलिए इनको विदेश मंत्री भी कहा जाता है। वहीं न्यायाधीश आते थे, न्यायाधीश जो राज्य में न्याय व्यवस्था और कानून का संचालन करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं पंडित राव थे, पंडित राव धार्मिक अनुष्ठान, दान, सामाजिक नीतियों की देखरेख करने वाले थे और धार्मिक प्रमुख थे। तो ये छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान होते हैं दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ले सकते हैं। 8वां सवाल ये है कि भारत में निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों की यात्राओं का कालक्रम में से व्यवस्थित कीजिए, या कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें जॉन मेंडल हॉल, विलियम फिंच, रॉल्फ फिंच, थॉमस कोरिएट, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर की बात हो रही है। तो पहले हम इन सब की बात कर ले रहे हैं, उसके बाद हम सीरियल वाइज तो जो जो मेन यात्री आए थे उनकी हम एक लिस्ट लाए हैं, उससे हम देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन मिल्डन हॉल की। अगर इनकी बात करें तो ये स्थल मार्ग से आए थे, आने वाले अंग्रेजी यात्री हैं, और 1599 टू 1606, 1599 से 1606 के आसपास रहते हैं। यानी ये किसका काल था, आपको पता है कि अकबर के शासनकाल में। विलियम फिंच की बात कर रहे हैं तो जो 1608 से 1611 के बीच में थे। विलियम फिंच और कैप्टन हॉकिंस के साथ आए थे, जो जहांगीर के शासनकाल में थे, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। वहीं रॉल्फ फ्रिंच की बात करें तो ये अकबर के दरबार में आया था दोस्तों, और 1583 टू 1591 के दौरान भारत की यात्रा की थी। वहीं थॉमस कोरिएट की बात होती है तो ये जहांगीर के दरबार में 1612 से 1617 के बीच में रहता है, जहांगीर के दरबार में। वहीं थॉमस बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर की बात होती है तो फ्रांसीसी, ये काफ़ी फेमस था, फ्रांसीसी हीरा व्यापारी था। और शाहजहां और औरंगजेब, जो कि 1630 1632 1668 के बीच में लगभग 6 बार भारत की यात्रा की थी इसने, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। तो इस तरीके से हमारा क्या सवाल सही हो जाएगा, इसमें कौन सा पहले आ रहे हैं, तो सब लगभग 15 16, हाँ सी, रॉल्फ फिंच पहले आ रहे हैं, तो CABDE, ठीक है, CABDE, ठीक है, ये तो ठीक है, बाकी ये देख लीजिएगा, बाकी सही है। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि ये मुख्य रूप से कौन कौन से यात्री आए थे, यूरोपीय यात्री थे, जो कब कब आए थे, आए थे 1498 टू 1760 के बीच में। इधर यात्रियों के नाम है दोस्तों, देश है किस देश से आए हैं, और किसके शासनकाल या दरबार में थे, और प्रमुख बिंदु के रूप में भी जान सकते हैं हम। सबसे पहले वास्को डी गामा शुरुआती है, पुर्तगाल में 1498 में आया था, कालीकट के केरल के कालीकट में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। दुआर्ते बारबोसा की बात करोगे तो ये 1500 से 1516 के बीच में पुर्तगाल से आया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करता है बारबोसा। वहीं फिर पुर्तगाल से ही आया हुआ डोमिंगो पायस की बात हो रही है, जो कि 1520-22 में आया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की दुनिया का सबसे अच्छा शहर बताया है डोमिंगो पायस ने किसको, विजयनगर को। वहीं फिर अकबर के दरबार में रॉल्फ फ्रिंच आते हैं, जिनकी बात हम लोग कर लिए। फतेहपुर सीकरी और आगरा का वर्णन करने वाला पहला जो अंग्रेज था यही था, रॉल्फ फिंच, जो अकबर के दरबार में आया था। वहीं जॉन मिल्डन हॉल, इसकी भी बात की है, 1599 1606 में ब्रिटेन का था। अकबर थल सेना से आने वाला पहला यात्री था।
और विलियम हॉकिंस ब्रिटेन का और जहांगीर के शासनकाल में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में था। विलियम फिंच वहीं ब्रिटेन और जहांगीर में अनारकली की कहानी का उल्लेख यही करता है विलियम फिंच। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और है कि सर थॉमस रो कब आते हैं 15 से 19 के बीच में जहांगीर के शासनकाल में। सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में व्यापारिक रियायतें ली थी। एडवर्ड टेरी आता है 1616-19 के बीच में जहांगीर के शासनकाल में, ये भी आता है। थॉमस रो के पादरी थे ये। और पिएत्रो डेला वैले की बात हो रही है जो इटली से था, जहांगीर के शासनकाल में आया था। सूरत और मालाबार तट का वर्णन करता है, सूरत और मालाबार तट का। जेबी टैबर्नियर जो फ्रांस का आया था शाहजहां औरंगजेब के काल में 6 बार, जिसकी बात हम लोग कर लिए हैं। कोहिनूर का वर्णन ये करता है। फ्रांसवा बर्नियर की बात फ्रांस में, फ्रांसवा से फ्रांस याद कर सकते हैं। और जहांगीर औरंगजेब के शासनकाल में लगभग दोनों में रहा। दोनों में रहा मतलब कि शाहजहां चल रहा था और उसके बाद औरंगजेब आया तो भी था ये। तो दारा शिकोह के यहाँ भी रहा। और निकोलो मनुची से ज्यादा याद करते हैं इनको। और अब ये भी इटली का था। औरंगजेब स्टोरियो डो मोगोर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। डी डी सॉरी जीन डी हेवेनोट जो कि फ्रांस से थे और औरंगजेब के काल में अहमदाबाद और दक्षिण भारत की यात्रा की थी। जॉन फ्रायर थे ब्रिटेन और औरंगजेब के शासनकाल में और उस समय की आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा है शब्द सोनधार का क्या अर्थ था। तो ये हमको बताना है कि शब्द एक है सोनधार, इसका अर्थ बैंक, सामुदायिक स्वास्थ्य व्यापारिक व्यापारिक समुदाय, कृषि ऋण, रैंक या पदवी, कौन सा था। तो ये दोस्तों मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक के काल के समय में किसानों को जो ऋण दिया जाता था उसका नाम था सोनधार। तो ये कृषि ऋण था। जबकि ये सोनधार जब दिया जाता था दो आब में, गंगा यमुना के बीच के जो क्षेत्र होते दो आब बोला जाता है, इसके बीच में जब अकाल पड़ा तो इसमें किसानों को फिर से खेती करने के लिए, बीज खरीदने के लिए और कुएं खोदने के लिए जो धन दिया जाता था, मदद दी जाती थी, उसे सोनधार बोला जाता था। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, एक अलग से विभाग की स्थापना की थी जिसको कहते थे दीवान ए अमीर ए कोही। दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के। और वही सोनधार ऋण देता था, एग्रीकल्चरल लोन था ये, कृषि ऋण था। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, जापान में रासबिहारी बोस और सुन यात सेन के बीच बैठक की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। भगवान सिंह, विंसेंट क्राफ्ट, ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी, प्रथम नाथ गुप्ता। तो ये कौन था। तो इसकी थोड़ी कहानी इसके पीछे देखते हैं दोस्तों। तो रासबिहारी बोस जो थे 1915 की बात है, जब 1913 में गदर षड्यंत्र विफल हो गया, उसके बाद रासबिहारी बोस भारत से चले गए जापान। ठीक है, और वहां भी ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर से बचने के लिए वो छुप कर रहते थे। और वहीं सुन यात सेन भी थे। सुन यात सेन कौन था, ये चीन के पितामह कहे जाते हैं, पितामह। और इन्होंने क्या, हाँ इसका आंसर दोस्तों ये है भगवान सिंह, भी बात करते हैं इसके बारे में। तो उस समय भी जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे चीन से, और एशिया से पश्चिमी साम्राज्यवाद को खत्म करने के पक्षधर थे ये सुन यात सेन। अब इन्हीं के बीच में ये बात होती है कि जब भगवान सिंह, इनको ज्ञानी भगवान सिंह भी बोला जाता है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो 1915 में जापान पहुंचते हैं भगवान सिंह। 1915 में जापान पहुंचते हैं और उन्होंने जो ये रास बिहारी बोस थे और चीनी जो क्रांतिकारी नेता थे ये सुन यात सेन, इनके बीच में एक सेतु का काम किया, एक ब्रिज का काम किया और ऐतिहासिक मुलाकात करवाई। दोस्तों ये नाम भी आता है प्रथम नाथ गुप्ता का। हाँ, ये प्रथम नाथ गुप्ता रास बिहारी बोस के जो साथी थे, लेकिन
सहयोगी थे, साथी थे, लेकिन विशिष्ट रूप से अगर इस आयोजन की बात करेंगे तो इसमें भगवान सिंह ही प्रमुख भूमिका में थे, मुख्य प्रायोजक थे इसके ही। ठीक है, तो ऐतिहासिक मुलाकात करवाने का श्रेय जो भगवान सिंह को ही जाता है। दोस्तों यही नहीं, ये जो बात आगे बढ़ी तो इसका उद्देश्य थोड़ा पहले देखें तब समझ में आएगा। देखो, स्थान की बात करते हैं दोस्तों तो ये टोक्यो में हुआ था, और उद्देश्य की बात करें तो ये ब्रिटिश जो शासन के खिलाफ एशियाई देशों का सहयोग प्राप्त करना था। जितने एशियाई देश थे, इनका जो विजन था वो पैन एशियनिज्म था। ठीक है, पैन एशियनिज्म था। और इस बैठक के बाद रास बिहारी बोस को जापानी अधिकारियों ने मिलना शुरू किया। इनको समर्थन मिलना शुरू हुआ जापानी अधिकारियों का। तो जो रासबिहारी बोस थे यही आगे चलकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, जिसको बोलते हैं आजाद हिंद फौज, की नींव पड़ी। और वो नींव यही इसी जो मिलन था रासबिहारी बोस सुनियात सेन के बैठक थी, और इसी से निकल के आता है बाद में आजाद हिंद फौज का गठन कर होता है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का। ठीक है, तो इस इंडियन इंडिपेंडेंट लीग किसी और सवाल के साथ ले लिया जाएगा दोस्तों, लेकिन ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थी। ठीक है, तो ये सवाल समाप्त होता है और आज का वीडियो भी। हाँ, इसमें कुछ सॉरी, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से थे ये जो विंसेंट क्राफ्ट हैं इसमें। तो ये दोस्तों ये हिंद जर्मन षड्यंत्र में शामिल थे, और इन जर्मन एजेंट थे ये। वहीं जतिन नाथ मुखर्जी जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, और ये महान बंगाली क्रांतिकारी थे ये। 1915 की बात है जब बूढ़ी बालम की एक लड़ाई हुई थी, और उसमें ये शहीद हो गए थे। बाघा जतिन ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी भी इनको बोला जाता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे, शार्प 6 बजे। और अपने नोट्स को, अपने सवालों को सब इकट्ठा करके पढ़ते रहिए, और इससे थोड़ा सा आपको बल मिलेगा और आपका PYQZ कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।